बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। सेट ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स। सेट के आपको 6 ऑपरेशन सिखाए गए हैं। पहला है यूनियन, जिसे कैपिटल यू जाहिर किया गया है। दूसरा है इंटरसेक्शन, जिसे उल्टे यू जाहिर किया गया है। नंबर 3 है डिफरेंस, जिसे माइनस के साइन से। नंबर 4 सिमेट्रिक डिफरेंस, इसे डेल्टा से जाहिर किया गया है। नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और नंबर 6 बेटा जी आपको सिखाया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से आपने रिलेशन सीखना है और फंक्शन सीखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक नई टर्म आप सीखेंगे और वो है ऑर्डर पेयर। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ये करता हूं कि आपको सैंपल्स की खातिर कुछ सेट्स देता हूं। जैसे एक है यूनिवर्सल सेट, और मैं यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा x such that x belongs to whole numbers and x is less than 5। आप जानते हैं आप इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 1 2 3 4। अगर यहाँ लेस देन और इक्वल टू होता तो यहाँ पर 4 के बाद 5 भी आप शामिल कर लेते। अगर ये होल नंबर की बजाय नेचुरल नंबर होता तो आप 1 से स्टार्ट करते, 0 से स्टार्ट नहीं करते। अगर ये इवन नंबर होता तो आप क्या करते, 2 और 4 लेते। अगर ये ऑड नंबर होता तो 1 3 और 5 लेते। अगर ये प्राइम नंबर होता तो 2 3 और बस 2 3 लेते। तो आपको सेट ए दे रखा है, फर्ज कीजिए 2 3। सेट बी दे रखा है 0 1 2। चलिए मैं इसे 1 2 लिख देता हूं। सेट सी दे रखा है, नोट कर लीजिएगा, 0 2 4। ये आपको सेट दे रखे हैं और आपसे कहा जाता है फाइंड कीजिए नंबर 1 ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए देखो बेटा जी, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मेरा स्टाइल डिफरेंट है आम टीचर्स के मुकाबले में। मैं मैथमेटिक्स में 3 चीजों पर बड़ा बिलीव करता हूं और ये 3 गोल्डन एस हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, 3 गोल्डन एस हैं ये क्या है आपका? स्टाइल, स्टेप्स और स्पीड। आपका स्टाइल बेहतरीन होना चाहिए, बड़ा इजी होना चाहिए, आपके स्टेप्स पूरे हों। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि स्टेप जब पूरे होते हैं तो जाहिर है आपकी स्पीड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन 5 स्टेप में किया है और एक और बच्चे ने उसी क्वेश्चन को 8 स्टेप में किया है। अब जिसने 8 स्टेप में किया है उसने कोई स्टेप रिपीट नहीं किया, उसने स्टेप से स्टेप चलाया है। उसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी शानदार है। 8 स्टेप में किया है और उसे कोई भी अगर पढ़ लेता है तो उसे आराम से समझ आ जाता है। जाहिर है जब आप छोटे थे, छोटी क्लास में थे, तो आप उसको ज्यादा अहमियत देते थे जिसके स्टेप कम हो। ये छोटा है, आराम से याद हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा है, टीचर इतना बड़ा करके पढ़ाती हैं। याद रखिएगा, अगर स्टेप्स में रब्त है, तसलसल है, कंटिन्यूटी है, आपस में रिलेशन है और स्टेप से स्टेप निकल रहा है और प्रेजेंटेशन शानदार है तो ये इंप्रेसिव होगा। तो 3 गोल्डन एस याद रखिएगा आपके, क्या है? स्टाइल, स्टेप्स और स्पीड। आपकी नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ पर भी इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। क्या आपका अच्छा स्टाइल नहीं होना चाहिए? आपको लाइफ में नपे तुले अंदाज में अच्छे स्टेप से नहीं चलना चाहिए? आपको बड़ी स्पीड से काम नहीं करना चाहिए? जाहिर परफेक्शन होती है तो काम की स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है ना? वहां हार्ड वर्क नहीं रहता, वहां स्मार्ट वर्क हो जाता है। तो मेरे बच्चों, आपने जब ये काम करना है तो बिल्कुल मिजाज बदल लीजिए अपना। आपने मैथमेटिक्स को मेरे मिजाज के मुताबिक ढाल लेना है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको अगले सैंपल में पूरा स्टाइल बना के दूंगा, तो आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए और जो चीज फाइंड करना है वो उसकी स्टेटमेंट लिखिए। जैसे आपने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये आपने हेडिंग डाल दी, सेंटर में जाके, और उसके बाद आपने ए यूनियन बी लिखा, इक्वल का साइन डाला और बेटा जी आपने ए की जगह ए की वैल्यू लिख देनी है और ए की वैल्यू क्या है? 2 3। यूनियन बी की जगह बी की वैल्यू लिख देनी है 1 2।
अब देखिए यूनियन का मतलब है इन दोनों को कंबाइन कर देना। तो जब आप ए यूनियन बी करते हैं तो इन दोनों के एलिमेंट्स को, हालांकि ये 2 जो है दोनों में मौजूद है, आपने तरतीब से इन्हें लिख देना, लेकिन किसी को रिपीट नहीं कर देना। 1 2 3 आपने इन्हें ए यूनियन बी कर लिया। अब बेटा आपने थोड़ी खुद प्रैक्टिस करनी है। हम यूनियन ऑफ सेट्स का जिक्र करें, होमवर्क आपने ले लेना है बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, बी यूनियन ए, सी यूनियन बी, तरतीब बदल दी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सोल्यूशन करना चाहते हैं सी यूनियन बी का, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यूनियन ऑफ सी एंड बी, और सी यूनियन बी इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या थी 0 2 4, फिर आपने यूनियन की जगह यूनियन की अलामत डालनी है, और फिर बी की जगह सी यूनियन बी में देखिए हमने क्या किया है, इक्वल के साइन के बाद सी की जगह सी की वैल्यू लिखी है, यूनियन की जगह यूनियन की इसका साइन डाला है, और बी की जगह हम बी की वैल्यू लिखी। तो बेटा आप इन्हें कंबाइन कर लीजिएगा तरतीब के साथ, 0 1 2 4, आपके पास सी यूनियन बी आ गया। ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, बस अब आप अपना स्टाइल बनाना सीख रहे हैं। अगर आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करना है, देखो बेटा यहाँ मैं यही लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करना है, और वो कहता है कि ए यूनियन बी की जगह वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपने हेडिंग में क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, और बिल्कुल यहां से अलामत ये हटा देनी है, यूनियन की जगह क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है। यूनियन की जगह जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स। तो बेटा आप मुझे ये बताइए इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो आपके आंसर क्या होगा, यहाँ 2। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर, मैं इसे 5 कर रहा हूं, तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 आपने याद रखना है। नंबर 3 अब आपने सीखना है डिफरेंस। फर्ज कीजिए आपके पास 2 सेट हैं, एक है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 4 6। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ सेट के लिए लाजमी नहीं है कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाए, और अगर वो कहता है फाइंड ए माइनस बी, तो आपने ए माइनस बी करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हेडिंग डालना होती है, और वो हेडिंग क्या होगी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए माइनस बी अगर आपको फाइंड करना है, ए माइनस बी लिखिए, इक्वल का साइन डाल के आपने यहाँ पर ए की वैल्यू 1 2 3 लिखनी है, फिर माइनस का साइन डालना है, और फिर 2 4 6 आपने लिखना है। अब ये बात याद रखिएगा कि जब दो सेट्स का डिफरेंस लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले सेट की वो वैल्यूज जो दूसरे सेट में हैं उन वैल्यूज को छोड़ देते हैं, और दूसरे सेट की वैल्यूज को बिल्कुल नहीं लेते। अब पहले सेट की जो वैल्यूज कॉमन नहीं है वो ले ली जाती हैं, दूसरे सेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। चुनांचे अगर आप पहले सेट की कॉमन वैल्यू 2 को छोड़ दें तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 3 ए माइनस बी। इस तरह आपको कोई से भी 2 सेट दे दिए जाए तो आप उनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। चौथा जो है वो बहुत अहम है, और वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा के साइन से जाहिर किया जाता है, और याद रखिएगा अगर 2 सेट्स के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना हो तो इसके 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है कि आप दोनों सेट्स के यूनियन में से दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन माइनस कर दें। सिमेट्रिक डिफरेंस का दूसरा फार्मूला है कि आप पहले a माइनस बी कीजिए और फिर उसके बाद यूनियन कर दीजिए b माइनस ए का। ये आपके पास 2 फार्मूले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फार्मूले को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। डायरेक्ट मेथड जो आपने बिल्कुल नहीं करना। डायरेक्ट मेथड क्या है, फर्ज कीजिए आपके पास एक सेट दे रखा है, यही ले लेता हूं 1 2 3, और दूसरा सेट बी दे रखा है आपको 2 4 6। तो आपने अगर सॉल्व करना है इसे तो हेडिंग डालेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ
ए एंड बी और ए डेल्टा बी लिखकर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन का ख्याल रखिएगा। आपने सेट ए लिखना है पहले, फिर डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस की अलामत देनी है और उसके बाद आपने 2 4 6, ठीक है ना। तो आप अगर इनका सिमेट्रिक डिफरेंस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स उसको नजरअंदाज कर देना है और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो लेने हैं। देखें, डिफरेंस में आप पहले सेट के कॉमन एलिमेंट को निकाल देते और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रखते। जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या करेंगे कि पहले सेट के और दूसरे सेट दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकाल देंगे और इसके बाद तरतीब के साथ आपने दोनों के तरतीब के साथ एलिमेंट्स नोट कर लेने हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड है सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने का। अब आपको फार्मूले की बुनियाद पर जो बोर्ड के पेपर में आता है इसे करना है। तो पहला फार्मूला मैं आपको करवा रहा हूं, दूसरे फार्मूले को आपका होमवर्क दे रहा हूं। अब फार्मूला मेथड, पहले फार्मूले को हमने यूज करना है इस फार्मूले को। तो याद रखिएगा, इस फार्मूले के यूज करने के लिए आपने तरतीब बनानी है राइट साइड को सॉल्व करना। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आप दोनों सेट का यूनियन लेंगे, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में आप डिफरेंस लेंगे। यानी अगर आपको दो सेट्स दिए जाते हैं, जैसे आपको यहां दिया है 1 2 3 और सेट बी आपको दिया है 2 4 6, तो आपने जब इसे सॉल्व करना है तो इसका जो स्टेप 1 होगा, पहला स्टेप होगा यूनियन ऑफ ए एंड बी फाइंड करना। और आप ए यूनियन बी लिखेंगे। ए की वैल्यू आप जानते हैं 1 2 3 है, यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 4 6। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, तो तरतीब के साथ आप इन तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। अब आप देखिएगा क्या 2 दो बार लिखा है, लेकिन जब आप यूनियन करते हैं तो आपने इसे एक ही बार लिखना है। इसके बाद आपका स्टेप 2 आता है, इसमें आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी करेंगे। और बेटा बिल्कुल देखिए, इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखते हुए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखिएगा 1 2 3, इंटरसेक्शन का साइन डालिएगा 2 4 6 और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 2 जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो नोट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, या आपने ए यूनियन बी फाइंड किया था। देखो बेटा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इक्वल के नीचे इक्वल के साइन का ख्याल रखते हैं तो इसका मतलब है, यहाँ गैप का मतलब है कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है और यहाँ गैप का मतलब है यहाँ ए यूनियन बी लिखा है। इसके बाद आपका स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 आप गौर कीजिएगा, उस फार्मूले में हमने पहले क्या किया, ए यूनियन बी मालूम किया, उसके बाद हमने क्या मालूम किया, ए डिफरेंस बी मालूम किया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सॉरी ए यूनियन बी मालूम किया, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। अब दोनों का डिफरेंस करना है। तो आपको इस स्टेप में फाइनल स्टेप है, यहाँ आप लिखेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और सिंस ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। ए यूनियन बी की वैल्यू है 1 2 3 4 6 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सिर्फ क्या है 2 है। तो बेटा इसमें से ये निकाल दीजिएगा, तो आपके पास डिफरेंस का मतलब है पहले सेट की रिमेनिंग वैल्यूज का मतलब है कॉमन एलिमेंट छोड़ के, तो आपके पास ये बचता है 1 3 4 6। इस तरह आप 3 स्टेप में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करेंगे। और याद रखिएगा, पिछले 10 ईयर पेपर में सेट्स के क्वेश्चन में ये कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है, बल्कि ज्यादा आ चुका है। अब आपका होमवर्क है कि ये भी 3 स्टेप से होगा। सेकंड फार्मूले से अगर आप करते हैं तो पहले ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे, फिर बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे और फिर उसके बाद आप उनका यूनियन कर लेंगे। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद आपने पांचवा ऑपरेशन जो करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको 2 सेट्स दे रखे हों, फर्ज कीजिए आपको ए दिया है 1 2 3 और बी दिया है 2 4 और आपसे कहा जाता है कि आप ए क्रॉस बी मालूम कीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी
जब आप फाइंड करेंगे तो बेटा तरतीब वही है, इक्वल के बाद क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू लिखनी है, क्रॉस बी की जगह बी की वैल्यू लिखनी है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। याद रखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उनको ऑर्डर पेयर कहेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई उस तरह करेंगे 1 को 2 से और फिर 1 को 4 से, तो आप जब लिखेंगे तो इन्हें पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर 1, 2 फिर 1, 4, इसी तरह 2 को 2 से और 2 को 4 से, तो ये आपके पास 2, 4, 2, 2, 2, 4 और फाइनली 3, 2, 3, 4, ये आपके सारे कहलाते हैं ऑर्डर पेयर्स। यहाँ याद रखिएगा ये जो ऑर्डर पेयर में कॉमा से पहले वैल्यू है इसको कहते हैं डोमेन, और कॉमा के बाद जो वैल्यू उसको कहते हैं रेंज या इमेज। तो अमूमन याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई होने वाले दो सेट्स में पहला सेट जो है वो रिजल्ट की डोमेन पर आता है और दूसरा सेट जो है वो रिजल्ट की ऑर्डर पेयर की रेंज पर आता है। तो आपने इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब आपको मैं छठा जो ऑपरेशन करवा रहा हूं, याद रखिएगा इस ऑपरेशन में यूनिवर्सल सेट का कंट्रीब्यूशन है। छठा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो याद रखिएगा ये सेट जिससे बना है वो सेट आपको लाजमी दिया जाए। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिवर्सल सेट जो है, तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया है और उसके बाद आपको कहा गया कि ए मान लीजिए 1, 2, 3 और आपसे कहता है फाइंड ए डैश। ए डैश मालूम करना है तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा। याद रखिएगा कोई भी मैथ में काम करना है वो बाकायदा हेडिंग की सूरत में करना है, तो आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करना है। अगर आप किसी का डैश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका फार्मूला है कि आप उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देते, बिल्कुल डिफरेंस ऑफ सेट की तरह है। आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस सेट को क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। इस तरह से अगर आप यूनिवर्सल सेट यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 माइनस सेट ए लिखेंगे 1, 2, 3, तो आप 1, 2, 3 निकाल दीजिए, आपके पास बचेगा 4, 5। अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास मान लीजिए सेट बी आपके पास होता 2, 4, 6, तो 6 चूंकि इसमें मौजूद नहीं है यूनिवर्सल सेट में, इसलिए यहाँ आप नहीं ले सकते। याद रखिए ये दोनों सेट जो हैं ये दोनों सेट किससे बने हैं, यूनिवर्सल सेट से बने हैं। अगर आपको बी दिया देता और कहता कि बी डैश फाइंड करे तो क्या आप कर लेते। अच्छा कुछ बच्चे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बहादुर होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। जो बच्चा भी रोजाना काम करता है, जैसे कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह याद रखिएगा रोज की समझदारी के साथ जो मेहनत है वो आपको जीनियस बनाती। आप कर सकते हो बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा एक और भी है कि अगर आपसे कहा जाए फाइंड ए डैश होल डैश, अगर हमें ए डैश होल डैश फाइंड करना हो तो एक चीज याद रखिएगा, पहले हमें ए डैश लाजमी मालूम करना होगा, ठीक है ना। आप पहले ये सारा करेंगे जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं फाइंड ए डैश होल डैश। तो आप याद रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। आपके सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास स्टेप्स बन जाएंगे। स्टेप 1 दोबारा से नोट कीजिएगा यहां से। स्टेप 1 में आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करेंगे यानी ए डैश मालूम करेंगे, और स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 2 में आप ए डैश का होल डैश करेंगे। ए डैश का अगर आपने होल डैश करना है तो इस डैश को ज़हन में रखेंगे, इस डैश को सामने रखेंगे, तो इस डैश का मतलब है कि यूनिवर्सल में से इंटरनल वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये निकल जाए। यूनिवर्सल माइनस ए डैश, चुनाचे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यूनिवर्सल आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस ए डैश आपके पास है 4, 5। तो पहले सेट में से डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां से ये निकल जाएगा
और यहाँ से ये निकल जाएगा, आपके पास क्या आएगा 1 2 3 ए डैश होल डैश। अच्छा गौर कीजिएगा, इससे एक रिजल्ट निकलता है और वो रिजल्ट ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए के बराबर होता है। गौर कीजिएगा कि आपके पास ए क्या था 1 2 3, जब किसी का एक बार कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद दोबारा उस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपकी असल वैल्यू वापस आ जाती है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखिए मैं आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दे रहा हूं, सेट ए दे रहा हूं, सेट बी दे रहा हूं। अब गौर कीजिएगा, यूनिवर्सल सेट मैंने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिया है जो 7 तक है, और सेट ए मैंने इवन नंबर्स का सेट लिया है जो 6 तक है, और सेट बी जो है मैंने प्राइम नंबर्स का सेट लिया है जो 5 तक है। ये बात तो आप जानते हैं कि इवन नंबर हो या प्राइम नंबर हो, ये नेचुरल नंबर के सबसेट्स हुआ करते हैं। तो आपको मालूम क्या क्या करना है। नंबर 1 ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। ये 2 पार्ट समझ लीजिएगा। नंबर 3 ए, चलिए मैं एक यहाँ सेट ले लेता हूँ सी, और ये सेट होगा सेट सी ए बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। ए डिफरेंस बी डायरेक्ट मेथड से करना है और डिटेल मेथड से भी करना है, दोनों मेथड से कर, तीनों मेथड, 2 फार्मूले हैं और एक डायरेक्ट मेथड है। और बी डिफरेंस ए। नंबर 4 ए इंटू बी, ए इंटू सी, B into C. Number 5 A complement, B complement, और यहां याद रखिएगा C complement सोच भी नहीं सकते, कहना तो दूर की बात है, सोचना भी गलत होगा, क्योंकि C complement इसलिए नहीं कर सकते कि C जो है वो सबसेट नहीं है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है ना। और नंबर 6 आपने A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट करना। नंबर 7 आपने A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करना है और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करना। ये आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पावर सेट्स ऑफ A, पावर सेट्स ऑफ B, पावर सेट्स ऑफ सेट ऑफ C। सारी रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है A इंटरसेक्शन B क्रॉस C। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो जरूरी है कि आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए। कैसे आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया था, कुछ भी दिया जा सकता है। और याद रखिएगा एग्जाम में ये आपको टेबुलर फॉर्म जैसे ये है में दिया जा सकता है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। आपको फर्ज कीजिए एक सेट दिया है उसने ए 1 2 3, और कोई भी सेट आप खुद इनमें से बना सकते हैं, और बी दिया है 2 4 5। आप चाहे तो एक और सेट भी बना सकते हैं सी 1 3 5। ये सारे ए बी सी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। मैं एग्जांपल में इन्हें ले लेता हूं। अच्छा, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करना है, फर्ज कीजिए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप इसे सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को आप लिखेंगे ए डैश, और इसका फार्मूला होगा यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना, यानी बी डैश का मतलब है यूनिवर्सल माइनस बी, सी डैश का मतलब है यूनिवर्सल माइनस सी। तो आपने ए डैश फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल आपके पास है 1 2 3 4 5 माइनस ए की जगह आपने वैल्यू रख देनी है 1 2 3, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। आपने करना क्या है कि पहले सेट्स के उन एलिमेंट्स को निकाल देना है जो दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो आपके पास यहाँ 1 2 3 निकलने के बाद दूसरे सेट को बिल्कुल नहीं देखना, बस उसको यहाँ कंपेयर करना है
इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए, ये डिस्कस नहीं होंगे। आपके पास यहाँ पर आया A-45। अब आपका होमवर्क जो है यहाँ पर मैं साथ में यहाँ लिख रहा हूँ, होमवर्क आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको B' फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको C' फाइंड। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप A यूनियन B होल डैश के स्टेप्स बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, A' इंटरसेक्शन B' के स्टेप बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, आप A इंटरसेक्शन C होल डैश बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, A' यूनियन C' बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपको फाइंड करना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। फॉर A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए सबसे पहले आपने जब सोल्व करना है तो आपने इसके स्टेप्स सोचने हैं। आप देखिए, पहले आपको यूनियन ऑफ A एंड B फाइंड करना है। स्टेप 1, यूनियन ऑफ A एंड B। तो बेटा आपके पास A यूनियन B होगा, A की वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3, यूनियन का साइन बनाइए। याद रखिएगा, एक लाइन में एक ही इक्वल हो सकता है और हर अगला स्टेप उस इक्वल के नीचे शुरू होगा। तो आपने सेट ए लिखा, उसके बाद यूनियन की अलामत डाली, उसके बाद आपने सेट बी लिखा 2 4 6। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, इनको इकट्ठा कर लीजिए, इनका यूनियन कर लीजिए तरतीब के साथ। देखो यहाँ 2 2 बार लिखा है, लेकिन आपने सिर्फ इसे एक ही बार लिखना है। ये आपके पास हुआ A यूनियन B। देखो बेटा, इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा और इस जगह के नीचे खाली होगा। इसके बाद आपका स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2, आप सोचिए, आपने A यूनियन B फाइंड कर लिया है, अब आपको ये पूरा फाइंड करना है। तो आपको यहाँ स्टेप 2 की हेडिंग डालनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो आपने A यूनियन B का जब कॉम्प्लीमेंट करना है, इसे डैश करना है, तो किस में से निकालना है? यूनिवर्सल में से निकालना है A यूनियन B। अब इक्वल के नीचे इक्वल डालिए, यूनिवर्सल सेट की जगह वो सेट लिखिए जो आपके पास यूनिवर्सल सेट था। सॉरी, ये 5 था। तो बेटा यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 माइनस A यूनियन B भी आप गौर कीजिएगा, आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5। अब ये भी निकल गया, 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 तो आपके पास बाकी कुछ नहीं बचा। लिहाजा आप इसे नल सेट इस तरह लिख दीजिए या इस तरह लिख दीजिए। A यूनियन B का होल डैश, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर बेटा? बेटा यहाँ याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अहम क्या होता है? सबसे ज्यादा अहम होते हैं आपके स्टेप्स, ठीक है ना? उसके बाद आपका स्टाइल यानी प्रेजेंटेशन। और जब आपके स्टेप्स पूरे हों और आपको स्टाइल का भी ख्याल रखना पड़े, तो फिर आपकी यकीनन स्पीड कम हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस की मदद से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, तो यहाँ भी आपने सोचना है आपके पास इसको सॉल्व करने के कितने स्टेप्स। तो यहाँ पर आपने स्टेप्स डिसाइड करने हैं बेटा जी। आपका पहला स्टेप जो है वो A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दूसरा स्टेप आपका B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और तीसरा स्टेप इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो आपने यहाँ 3 स्टेप्स में काम करना है। स्टेप 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो बेटा यहाँ इस हेडिंग के नीचे ना लिखिएगा, यहां से शुरू कीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, और यूनिवर्सल आपके पास है 1 2 3 4 5 माइनस ए आपके पास है 1 2 3।
आपने 1 निकाल देना है, 2 निकाल देना है, 3 निकाल देना है, तो आपके पास बचा 4 5। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब और कीजिएगा, मैं इक्वल के नीचे इक्वल का साइन का ख्याल रख रहा हूं और ए डैश के नीचे बार बार नहीं लिख रहा, खाली जगह छोड़ी। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड जब करना है तो उसी तरह करना है, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 माइनस सेट बी आपके पास क्या है 2 4 5। तो बेटा जी आपने 2 निकाल देना है, 4 निकाल देना है, 5 निकाल देना है, तो आपके यूनिवर्सल सेट में जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो 1 और 3 होगा। आपने इक्वल के साइन के नीचे इक्वल का ख्याल रखना है, ठीक है ना। बी डैश के नीचे बार बार बी डैश नहीं लिखना। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप होगा, स्टेप 3। आप मुझे बताइए व्हाट इज थर्ड स्टेप। तो आपने अब करना है इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तरीका ये होगा कि आपने इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखना है, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 4 5 और ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसकी वैल्यू लिखी। अब इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन की सिंबल बनानी है और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। आप जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट की कॉमन वैल्यूज। तो बेटा आप मुझे ये बताइएगा कि इन दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नल सेट। और आप इसे बी 5 लिख सकते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, 5। इसके बाद हम सिमेट्रिक डिफरेंस रिवाइज करेंगे। आप स्टेप बनाना सीख लें। मैथमेटिक्स में सबसे अहम होता है आपका रोड मैप, ठीक है ना। टारगेट अचीव करने के लिए आपको अपने टारगेट तक जाने के लिए अपने रास्ते को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना होता है। पहले यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और लोग फरमाइश करते थे कि आप हमें टिप बताएं कि एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो कहते थे कि ये मेरी पूरी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ है। जब मैं मरूंगा तो मैं एक किताब लिखूंगा जिसमें आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनने के टिप्स दूंगा। खैर उनका इंतकाल हो जाता है बुढ़ापे में, और जब उनके तदफीन कर लेते हैं, जला देते होंगे या दफना देते होंगे, और आते हैं और वो बड़ी मोटी सी किताब होती है, उसे खोलते हैं तो उसका हर सफा खाली, हर सफा खाली। सोचते हैं कि ये मैथमेटिशियन थे और इनको यकीनन मैजिक इंक इस्तेमाल करना आती होगी। बड़ी हीट देते हैं, उसे धूप में रखते हैं कि शायद वो अल्फाज उभर के पेज पर आ जाए, और बड़ी तहकीक करने के बावजूद, बड़ी रिसर्च करने के बावजूद भी उन्हें एक लफ्ज नहीं मिलता। आखिरकार वो उस किताब का एक एक सफा अलग करते हैं, तो जहां जिल्द होती है वहां दबे हुआ एक जुमला लिखा होता है और वो होता है सर सर्द पांव गरम। तो बेटा इल्म हासिल करने के लिए आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, और पांव गरम का मतलब ये है कि आपको उसकी तलाश के, इल्म की तलाश के लिए तगोदो करना पड़ती है। लेकिन आपके सर और पांव के दरमियान आपका एक दिल है ना। ये दिल आपके बिहेवियर को बनाता है, और हमेशा का एक कौल है, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। याद रखिएगा, जिन लोगों ने दूसरों से इंस्पायर होना सीखा है उनमें एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को इंस्पायर कर देते हैं, और जिनके अंदर इंस्पायरेशन नहीं होती, यकीन कीजिए वो अपने हल्का अहबाब में भी इंस्पायरेशन नहीं दे सकते। मैं एक अच्छा तालिब इल्म नहीं था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं बड़ा फर्माबरदार स्टूडेंट था। मैं अपने टीचर्स को अपना मेंटोर कहता था और मेंटोर समझता था। मैं अपनी अम्मी अब्बू से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा डिपेंडेंट था, आज भी डिपेंडेंट हूँ। और मैंने जिंदगी में कभी किसी की बुराई नहीं की। अल्लाह माफ करे, उस्ताद की बुराई करना या माँ बाप की बुराई करना बड़ी बदकिस्मती है।
तो आपने रोड मैप बनाना है सीखने के लिए। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, आप में खुश नसीब वो होगा जो एडवाइसेस पर अमल करेगा। एक बात याद रखिएगा बेटा, आप में कोई बच्चा बदनीयत नहीं होना चाहिए। बदनीयत वो होता है जो दूसरों के रजिस्टर लेके छपाई करता हो। बेटा आपने सीखना है मैथमेटिक्स, तो फिर आपको ये नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। आइए सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं। फर्ज कीजिए ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना। इसका एक है डायरेक्ट मेथड। अगर आप ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस करना चाहते हैं, आपके पास ए की वैल्यूज हैं, लिख देनी है, सिमेट्रिक डिफरेंस की अलामत डालनी है, बी की वैल्यूज लिख देनी है 2, 4, 5। अब बेटा दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज हैं, डिफरेंस में क्या होता है, पहले सेट की कॉमन वैल्यूज अगर या माइनस की अलामत हो तो पहले सेट और दूसरे सेट को देखते हुए पहले सेट की कॉमन वैल्यूज निकाल देते हैं और दूसरे सेट को नहीं नोट करते। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में आपने कॉमन वैल्यूज है ना, दोनों में 2 कॉमन है, तो आपने क्या करना है, 2 निकाल देना है। अब आंसर में अगर 1, 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर माइनस की अलामत है, यहाँ पर डिफरेंस की अलामत है। और अगर यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, अगर माइनस बना हुआ है, तो पहले सेट की नॉन कॉमन वैल्यूज ही लिखेंगे, दूसरे सेट से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है तो दोनों सेट्स के जो कॉमन वैल्यूज हैं आपने उन्हें निकाल देना है और नॉन कॉमन वैल्यूज दोनों सेट की लिखनी है। यानी फर्क क्या हुआ डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस का? सिंपल डिफरेंस में आप पहले सेट की नॉन कॉमन वैल्यूज लिखते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स की नॉन कॉमन वैल्यूज लिखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स 2 हैं और ये दोनों फार्मूला बेस्ड मेथड्स कहलाते हैं, फार्मूला मेथड्स कहलाते हैं। पहला मेथड है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करने का, कि आप दोनों सेट्स के यूनियन में से दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन माइनस कर। दूसरा तरीका है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने का, कि आप दोनों सेट्स के डिफरेंस की ओरिएंटेशन बदल के ए माइनस बी और बी माइनस ए करके दरमियान में आपने क्या करना है, यूनियन लिख देना। फर्स्ट मेथड, बेटा फर्स्ट मेथड के लिए पहले तो आपने इस फार्मूले को अपने सामने रखना है और सोचना है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपके कितने स्टेप होंगे। तो बेटा आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करने के लिए पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है और फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले। तो इसके 3 स्टेप हुए। स्टेप 1, फाइंड यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो बेटा ए यूनियन बी में ए की वैल्यू 1, 2, 3 लिख दीजिए, यूनियन का साइन बना दीजिए, बी की वैल्यू 2, 4, 5 लिखिए। तो आपके पास ये हुआ। यूनियन करेंगे तो आप जानते हैं सारे एलिमेंट्स को, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं दोनों सेट्स में या नहीं हो रहे, आपने इकट्ठा कर लेना है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए की वैल्यू लिखिएगा 1, 2, 3, इंटरसेक्शन की अलामत डालिएगा 2, 4, 5। अब बेटा इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, 2 है, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होगा, फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी फाइंड करने के लिए यहाँ फार्मूला लिखना है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी आप जानते हैं ये है 1, 2, 3, 4, 5। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 2। तो 2 इसमें से निकाल दीजिए, आपके पास बाकी बचा 1, 3, 4, 5। ये आपका आंसर है दोनों सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस आपने इनडायरेक्ट मेथड से, फार्मूला मेथड से मालूम कर लिया। और यहाँ देखिएगा आपने डायरेक्ट मेथड से जो मालूम किया था उसका आंसर भी यही। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि बोर्ड में डायरेक्ट मेथड करके आते हैं, जबकि डायरेक्ट मेथड के कोई नंबर नहीं। ये वेरिफिकेशन मेथड है मेरे बच्चों। अब मैं आपको सेकंड मेथड करवा रहा हूं। सेकंड मेथड के लिए ये फार्मूला आपने अगर यूज करना है
तो आप जानते हैं आपको स्टेप्स बनाने हैं। स्टेप 1 आपको लिखना है फाइंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो आपके पास मेरे बच्चों a माइनस बी के लिए a की वैल्यू है 1 2 3 माइनस b की वैल्यू आपके पास है 2 4 5। तो आपने दोनों का जब डिफरेंस करना है तो पहले सेट की जो कॉमन वैल्यू है दूसरे में जो मौजूद है, आपने ये नहीं लिखना, दूसरे सेट की एलिमेंट्स नहीं लिखने, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन नहीं है डिफरेंस में। तो आपके पास ये 1 3 हो गया। स्टेप 2 फाइंड डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। तो बेटा b माइनस ए आपने अगर फाइंड करें तो पहले b की वैल्यू लिखे 2 4 5 माइनस a की वैल्यू लिखे 1 2 3। तो आपने बेटा जी यहां से 2 माइनस कर देना क्योंकि ये इसमें मौजूद है और इनसे आपका कोई सरोकार नहीं याद रखेगा। पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने नोट कर लेने हैं, ये 4 5। फाइनल स्टेप और वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जैसे मैंने ये हेडिंग डाली है ऐसे ही आपने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी की हेडिंग डालनी है और लिखना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो बेटा आपने a माइनस बी मालूम कर लिया था 1 3 यूनियन b माइनस ए मालूम कर लिया था 4 5। तो आपके पास इनको यूनियन कर दें, यानी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, तरतीब से लिख दें 1 3 4 5 आपके पास आ गया। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करने का सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। एक चीज यहाँ पर साबित होती है, ये अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर लीजिए। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में ही नहीं आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होती है कि मेथड बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होते। बेटा मेथड्स बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होते। और अगर आपने किसी फिनोमिना को सॉल्व करते हुए मेथड बदल दिया है और रिजल्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि वो मेथड गलत हो गया, आपके स्टेप्स गलत हैं, आपकी कैलकुलेशंस गलत हैं। मेथड बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होते। जैसे आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, हजारों मेथड है। अम्मी का दिल जीतना चाहते हैं, खिदमत कीजिए, मुस्कुराइए, उनका ख्याल रखिए। जितने भी तरीके आपको आते हैं अम्मी की खिदमत करने के, अम्मी का दिल जीतने के, वो अप्लाई कीजिए। नतीजा क्या है? अम्मी अम्मी खुश होंगी। इसी तरह बेटा याद रखिएगा, अगर आपने हाई स्कोर करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है स्मार्ट स्टडी। सलीके से पढ़िए, टाइम टेबल बना के पढ़िए, ठीक है? चीटिंग मत कीजिए, किसी की छपाई मत कीजिए। याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में ये मेथड ही आया है, ये सेकंड मेथड तो इम्कान है कि आपका आ सकता है, इम्कान है, लेकिन आज तक सेकंड मेथड नहीं है। दोनों मेथड से करें, लेकिन आपको प्रेफर किससे करना है? जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो फर्स्ट मेथड है। अच्छा सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में फरमाइश होती है कि आप इस तरीके से कीजिए, फरमाइशी प्रोग्राम होता है। ठीक है मेरे लाडलो, होमवर्क साइट पर लिख रहा हूँ। आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करना है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी फाइंड करना है। और 10th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, बी मल्टीप्लाई बाय ए इंटरसेक्शन सी कर देता हूं। आज भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए। देखो बेटा मैं टेक्स्ट बुक का मोहताज नहीं हूं, मैंने आपको मैथमेटिक्स सिखाना है। मैं आपको मैथ किताब से नहीं सिखाता, मैं आपको मैथ दिल से सिखाता हूं। तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में हम किताब को टच किया करेंगे, सवाब होता है। हाँ तो अब देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। सेट्स, नंबर 1 हमने नंबर सिस्टम सीखा। नंबर 2 सेट्स एंड इट्स टाइप्स सीखा। नंबर 3 हमने नोटेशन सीखी जो सेट्स में इस्तेमाल होती। नंबर 4 हमने टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म सीखी, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म सीखी।
नंबर 5 हमने नल सेट सीखा। नंबर 6 हमने इक्वल सेट सीखा। नंबर 7 इक्वलेंट सेट सीखा। नंबर 8 हमने सबसेट्स बनाना सीखे। नंबर 9 हमने पावर सेट्स बनाना सीखे। इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है नॉलेज के लिहाज से वो मैं स्टार बना रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है उनके स्टार बना रहा हूं। नंबर 10 यहाँ से हमने ऑपरेशन सीखे। नंबर 10 सेट ऑपरेशंस में हमने नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट सीखा, जिसे यू से जाहिर करेंगे। नंबर 2 बल्कि नंबर 10 यूनिवर्सल सेट सीखा। और नंबर 11 हमने सेट ऑपरेशन सीखे। इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज। नंबर 3 डिफरेंस ऑफ सेट सीखा। नंबर 4 सिमेट्रिक डिफरेंस सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। नंबर 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट सीखे। यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट गेन किया, वो ऑर्डर्ड पेयर था, आप इसे ऑर्डर पेयर कह दीजिए। नंबर 6 हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सीखा, जाहिर है बहुत ज्यादा अहम है। मैं इसे 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 कहता हूँ। तो बेटा आपकी ये अब तक मैंने सारा करवाया है। इसके बाद आपने सेट ऑपरेशंस में जो 12 टॉपिक सीखना है वो है डिमॉर्गन्स लॉ, और मैंने आपको गैर महसूस तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ सिखा दिया है, बस सिर्फ इसकी अब प्रैक्टिस करनी है। और 13 टॉपिक है रिलेशंस, 14 टॉपिक है फंक्शंस। रिलेशंस और फंक्शन में डिफरेंस आपको सीखना है। और याद रखिएगा बहुत सारे स्कूल्स में मैट्रिक में ये नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर आके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आके काम को रोक दिया जाता है। ये काम करने के बाद आप अगले मरहले में क्या करते हैं कि पिछले साल के पेपर्स उठाते हैं और पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करते हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद आप टेक्स्ट बुक उठाते हैं और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा आपको मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो उसके 3 स्टेप होंगे, मुझसे सीखना है तो 3 स्टेप होंगे। तो ये आपका चैप्टर 1 का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस है, ये नोट कर लीजिएगा। मैंने साइड पर आपकी डिफिकल्टीज डिस्कस की हैं, ये आपने नोट कर ली होगी। देखो बेटा डिमॉर्गन्स लॉ, मेरा लिखने का स्टाइल जरा सा डिफरेंट है, मुझे ये अच्छा लगता है। डिमॉर्गन्स लॉ, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इन्हें याद कर लीजिएगा, नोट कर लो। अब एग्जाम में अक्सर आता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो बोर्ड के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में आता है शो दैट के बाद वो कभी ये पूछ सकता है पहले वाला और कभी दूसरे वाला पूछ सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, कभी आपको कहता है शो दैट की बजाय प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ, बस इतना ही काफी। तो बेटा अब इसे सॉल्व करने के लिए, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे गिवन सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म, दैट इज यूनिवर्सल सेट में कहता है कि इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है और ये 7 के इक्वल या उससे छोटे हैं। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये कहते हैं 7 के इक्वल या उससे छोटे। ए जो है आपके पास, ए का ए कौन से नंबर है, इवन नंबर्स हैं, और ये 6 के इक्वल या उससे लेस देन हैं 2 4 6। और बी प्राइम नंबर्स का सेट है और ये 7 के इक्वल है 2 3 5 7। गौर कीजिए, ए भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, इन एलिमेंट्स का ताल्लुक उसी से है। अच्छा, फॉर डिमॉर्गन्स लॉ मेन हेडिंग डालेगा सॉल्यूशन ऑफ
लेफ्ट हैंड साइड, पेज के सेंटर में। और गौर कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के कितने स्टेप्स होंगे आप। शाबाश, 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? यूनियन ऑफ ए एंड बी, यानी आपने ए यूनियन बी करना है। तो ए की वैल्यू आप जानते हैं 2 4 6, यूनियन के साइन डालिएगा और बी की वैल्यू 2 3 5 7। ये लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर भी अपलोड होंगे। देखो बेटा, मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आप देखकर सही नोट करने की एबिलिटी रखते हैं, देखकर सही नोट करने की एबिलिटी रखते हैं, कई बच्चे देखकर भी गलत नोट करते हैं, उस तरह से नोट नहीं करते, उनकी प्रेजेंटेशन उस तरह से होती नहीं है। ये अगर आपने कर रहे हैं और नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि क्या आप इसे उस तरह से नोट कर रहे हैं जैसे मैं करवा रहा हूं। अच्छा, यूनियन करने का मतलब है कि आप दोनों के सेट्स, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें। 2 3 4 5 6 7, 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लेना है। 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 7 मौजूद। आपने दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट अब आपने करना है। बेटा लेफ्ट साइड देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका करना है? आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में से, इसको माइनस करने से हासिल हो जाए। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन डालिए, यूनिवर्सल के नीचे यूनिवर्सल सेट लिखिए, माइनस के नीचे माइनस लिखिए, और ए यूनियन बी की जगह वो सेट नोट कर लीजिए। ए यूनियन बी आप जाने 2 3 4 5 6 7, इन्हें निकाल दीजिए। तो आपके पास यहां सिर्फ बचा 1। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास, गौर कीजिएगा, मैं इसे इक्वेशन 1 कह दूंगा। गौर कीजिएगा कि ये आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ की लेफ्ट साइड का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद आपने मेन हेडिंग डालनी है, सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। और गौर कीजिएगा राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपको कितने स्टेप्स करने। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। टीवी खुला हो और आप मैथ्स कर रहे हो, नहीं कर सकते। घर में शोर हो रहा हो और आप मैथ्स पढ़ रहे हो, नहीं कर सकते। म्यूजिक सुन रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुबह जो गोल्डन टाइम है वो जाया करके उठते हो तो अपने ज़हन को पत्थर बना देते हो। और ये गोल्डन टाइम क्या है? फजर की नमाज। रोबन शर्मा की किताब है बड़ी क्लास की, उसका नाम है 5 AM क्लब। रोबन शर्मा जो है दुनिया के दूसरे नंबर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दुनिया उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती। 5 AM क्लब देखो, गोरे भी, रोबन शर्मा इंडियन है लेकिन उनका ओरिजिन तो इंडिया है, लेकिन वो अमेरिकन है। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, और जितने भी नाकाम लोग हैं, याद रखिएगा, वो देर से उठते हैं। तो आपने राइट हैंड साइड का देखें, पेज के सेंटर पर हेडिंग डालनी है। ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ये आपकी बॉर्डर लाइन है, इधर भी आपका पेज यहां से यहां तक है। सेंटर में आपने मेन हेडिंग डालनी है, सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। और इसके भी स्टेप सोचने हैं। पहला स्टेप है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल है, उसमें से ए निकाल दीजिए, तो 2 4 6 निकल गए। बेटा जी आपके पास आ गया 1 3 5 7।
नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी यानी बी डैश। बी डैश का फार्मूला भी है u माइनस बी। u की जगह आपने लिखना है उसी तरह से u की वैल्यू माइनस बी की जगह b की वैल्यू और इस सेट में से यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर्स निकाल देने हैं। आपने निकाल दीजिए 1 4 6 ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं। ये आपके पास आ गए। ये आपने बी डैश फाइंड कर लिया। गौर कीजिए राइट साइड सॉल्व करने के लिए आपको ए डैश फाइंड करना है, फिर बी डैश फाइंड करना है और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो तीसरा स्टेप होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। अब दोनों का इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपने ए डैश फाइंड कर लिया था। देखिए ए डैश क्या था आपके पास 1 3 5 7। इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास क्या था 1 4 6। अब आप बताइए इनमें इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। तो आपके पास सिर्फ यहां पर कॉमन क्या है 1। देखिए ये आपने राइट हैंड साइड का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। ये इक्वेशन 2 है। तो मेरे बच्चों आप इस क्वेश्चन को इस तरह से जब नोट करें तो पहले चेक कर लीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन इसी तरह है या नहीं है। अगर आपका आपके स्टेप इधर उधर हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप गलत नोट कर रहे हैं। ठीक है ना। अक्सर बच्चों को ये आता है, लेकिन याद रखिएगा अहम होता है लिखना आना, प्रेजेंटेशन। तो आपने अब क्या करना है, देखिए डिमॉर्गन्स लॉ के लिए ये मार्कर से हेडिंग डालेगा और ये तो आपने मेन हेडिंग डालनी है सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड हो गई। अब आपके पास हो गया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट। क्या मिलेगा गौर कीजिएगा, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। आपके पास इक्वेशन 1 की राइट साइड में एक सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है 1 और इक्वेशन 2 की राइट साइड में भी एक ही सेट है और उसका एलिमेंट क्या है 1, यानी दोनों की राइट साइड इक्वल है। तो आपके पास साबित हो गया ना दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। अगर दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स बराबर हैं तो दोनों की लेफ्ट साइड्स को भी बराबर मान लिया जाएगा। ये आपका फाइनल स्टेप है। आप यहां लिखेंगे प्रूव। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट, क्या आप इसी स्टाइल में उसको बिल्कुल यहां से, ये मैंने आपको प्रूफ नंबर 1 करवाया है। आपको मैं इतनी ही जगह कवर होगी प्रूफ नंबर 2 में। आज हमारा चैप्टर 1 की थ्योरी मुकम्मल होती है। याद रखिएगा कि जब मैं कोई चैप्टर आपको करवाता हूं तो उसकी पहले मैं कंप्लीट डिटेल से थ्योरी सिखाता हूं, उसके बाद मैं उसके पिछले 10 ईयर पेपर्स के क्वेश्चन करवाता हूं और उसके बाद मैं चैप्टर पकड़ता हूं। अमूमन स्कूल्स में थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की जाती। थ्योरी में मैं इतने प्रॉब्लम्स करवा देता हूं कि आपको 10 ईयर सॉल्व करने में या किताब सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होती। फिर मैं टेक्स्ट बुक पकड़ता हूं तो बच्चे खुद ही करते चल जाते हैं। ओके बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।